जय हिंद प्यारे बच्चों। देखो आज आपका क्लास 10th का ये पेपर है हिंदी का और सेट है FE। ठीक है, तो इसमें अपने सभी आंसर को चेक कर लीजिएगा, कौन सा आपका सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है। ठीक है, ये आज आपका 18 फरवरी में ये आपका पेपर हुआ है। तो चलिए, और पेपर कोड ध्यान से देख लेना है। FE आपका ये पेपर कोड है हमारे पास और इसको सॉल्व कराने वाले हैं 2026 में, ये आज हुआ है। तो देखो, खंड बहु विकल्पी क्वेश्चन थे आपके 20 नंबर। पहला क्वेश्चन क्या था? नीड का निर्माण। तो इसके लेखक कौन थे? ठीक है, नीड का निर्माण के लेखक कौन है आपके? हरिवंश वंश राय, ये हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट, समय के क्वेश्चन नंबर 2 था कि समय के पाव रचना की विधा। ठीक है, तो इसमें ये किसकी रचना है? तो ये है आपकी डी संस्मरण की। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो ये है आपकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना दीप जले शंख बजे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लो आया है इस बार। तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे लेखक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। ठीक है, अपने आंसर की चेक कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं पेपर में। ठीक, तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा था? ठीक है, ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा चित्रलेखा। चित्रलेखा इसमें सही आंसर है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। देखो इसमें और इसका आंसर है मतीराम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर मतीराम। और नेक्स्ट है छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? तो छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं वो हैं आपके बिहारी। ठीक है, बिहारी ये हो गया। नेक्स्ट है नव जागरण का, ये नव जागरण काल कहा जाता है द्विवेद युग और प्रगतिवाद युग। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है देव की रचना। तो देव की रचना किसकी है? देव की रचना है गंगा लहरी। ठीक है, ये गंगा लहरी जो है देव की रचना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर लगा लेना। और महादेवी वर्मा की काव्य रचना, तो इसमें कौन सी है? नीरजा। क्या है? ऑप्शन सी इसका नीरजा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 11 से आगे अपने। क्वेश्चन नंबर 11 से क्या है? देखो, करुण रस। क्वेश्चन नंबर क्या 11 क्या है? करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, शोक होता है। अगर यहाँ पर पूछता हास्य रस तो उसमें क्या हो जाता? हास्य। तो यहाँ पर पूछा है शोक, तो इसका शोक सी। ऑप्शन सी सही उत्तर। उपमेय में उपमान की, ये उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी सही उत्तर। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर क्या है? सडानन में समास होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 में तो कौन सा बताया था? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? सडानन, इसमें समास होगा। तो इसमें समास कौन सा होगा? कर्मधारय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। ठीक है, क्या होता है? सुरपति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अज्ञान में उपसर्ग। तो अज्ञान में जो उपसर्ग होगा यहाँ पर कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका, ये ऑप्शन बी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 16 का। और क्वेश्चन 17 को देखो, युष्मध्, इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन का हमको रूप बताना है। चलिए, इसमें जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं।
तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8, 3, 2, 6। इनमें से सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा 3। ठीक है, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। वह खेलेगा वाक्य का या में इसमें क्या करना है? भाववाच्य क्या होगा? ठीक है, ये बताना है। तो इसमें भाववाच्य होगा वह खेलता है। ठीक, ये इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखो 19 का, ये नहीं, 19 का होगा डी, उसके द्वारा खेला जाएगा। क्या? उसके द्वारा खेला जाएगा। ठीक है, इसको सही करो। इसमें 19 का डी हो जाएगा। क्रिया विशेषण अविकारी पद के भेद हैं, तो यहाँ पर इसमें पद के भेद अविकारी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। ठीक, 4। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं व्याख्या। व्याख्या कैसे सॉल्व करनी थी हमको? बहुत ही आसान पेपर आया है और कोई ज्यादा कठिन नहीं। अब देखो यहाँ से करेंगे व्याख्या। व्याख्या था गद्यांश हमको दिए गए हैं, 2 गद्यांश, इनमें से कोई एक गद्यांश आपको करना था। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पर अभी सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था, और आपको अभी मालूम पड़ जाएगा आपने सही किया है या गलत। तो ये हमको गद्यांश मिला था, विश्वास पात्र में मित्र बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए। तो यहाँ पर ये क्या है? मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो इसमें उपयुक्त गद्यांश और इसमें विश्वास मित्र को यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो दूसरा इसमें अथवा में गद्यांश दिया है, एक ये दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखो, इसका जो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ संदर्भ आपको कैसे लिखना था? यहाँ पर देखो, इसमें इसमें यहाँ से देखो, इसमें संदर्भ क्या है आपका? ये रहा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ ये मॉडल है हमारे पास, इसमें से ये रहा। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत इस तरीके से लिखा है आपने, देखो इस तरीके से आपने अगर लिखा है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से उद्गृत है। इसके रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इस तरीके से आपने अगर ये किया है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें विश्वास मित्र को इसमें क्या है? औषधि क्यों कहा गया है? तो नेक्स्ट था इसमें, इसका आंसर ये था, क्या लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषध यानी औषध से की है। खजाना और औषध दोनों ही ये आपातकाल में व्यक्ति की रक्षा करके और उसकी उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह में सहायता करते हैं, इसलिए सच्चे मित्र की तुलना इनसे की गई है। किससे? सच्चे मित्र से। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब क्या करना है? इसमें व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपने कर दी होगी अगर यहाँ से इस तरीके से आपने किया है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या ये रही हमारी, विश्वास मित्र, और यहाँ से और ये रहा। आग इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो इसको देख लेना किस तरीके से आपने लिखा है। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो गद्यांश है हमारे, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। बहुत ही आसान पेपर आया है इस बार आपका, और अच्छे नंबर से अब की बार बच्चे पास होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से। तो यहाँ पर देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। यहाँ पर भी क्या लिखना है? संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशील से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या ये हो गया? तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें देखो ये किसकी रचना है? ठीक है, यानी कि इसका गद्यांश है, तो यहाँ पर देख लो किस चैप्टर से लिया है। तो इसमें ये है किसका गद्यांश? ये है आपका, देखो, लेखक। पाठ का नाम क्या है? क्या लिखूं? और संदर्भ लिखना था इस तरीके से, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ क्या लिखूं से उद्गृत है, और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस तरीके से लिखा है, तो पूरे नंबर 2 आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्या है? इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। तो व्याख्या कैसे करनी थी? ये रहा। हिंदी साहित्य में आजकल प्रगतिशील साहित्य का सृजन किया जा रहा है। प्रगतिशील साहित्यकार यह समझ रहे हैं कि उनके उनके द्वारा जिस साहित्य का सृजन किया जा रहा है उसमें भविष्य का गौरव निहित है, और किंतु कुछ समय बाद उनके द्वारा रचित प्रगतिशील साहित्य में अतीत की वस्तु बन जाएगा, जैसे छायावादी काव्य वर्तमान में अतीत का विषय बन गया है। ठीक है, आज साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को
निहारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण वह समय के साथ-साथ वृद्धावस्था में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी थी। तो इस तरीके से आपने कुछ भी मिलते-जुलते इसमें से कुछ शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है? इस तरीके से आपने आप बनाकर भी लिखा है, तो भी आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएँगे और 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के हो गए, 4 नंबर पक्के और 6 नंबर में ये आपका पूछा जाता है। अब इसमें अगला क्या था थर्ड क्वेश्चन प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशील से क्या तात्पर्य है? तो इसमें क्या तात्पर्य है ये हमको करना है। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य है प्रस्तुत गद्यांश प्रगतिशील से क्या तात्पर्य है, ठीक है? तो किस तरीके से लिखना था प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशील से तात्पर्य समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों को साहित्य में ठीक है साहित्य में समाहित करने से है अर्थात समय के साथ साथ समाज की परिवर्तित विचारधारा के अनुरूप आगे बढ़ना ही ये परिवर्तनशीलता है ठीक है इस तरीके से आपने लिखा है ठीक है कुछ बिल्कुल ये डिक्टो इस तरीके से तो नहीं लिख सकते आप और जिन्होंने लिख दिया बहुत ही अच्छी बात है 2 नंबर उनको मिल चुके हैं अगर जिन्होंने मिलता जुलता इससे लिखा है तो उनको भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं ठीक है समझो 2 नंबर पक्के यानी ये यहाँ से आपको ये आपका 6 नंबर का हो गया और इसमें से देखो इन दोनों में से कोई एक तो आपने करा ही होगा तो 6 नंबर यहाँ से मिल गए आपको अब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था हमको निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए यहाँ पर देखो यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गद्यांश अब यहाँ पर मिलेगा पद्यांश तो पद्यांश क्या है रानी में जानी अजानी महा और पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है ये हियो है तो यहाँ पर ये एक पद्यांश दिया है हमको और पद्यांश और एक यहाँ पर ये इन दो ये क्या है आपका अथवा में है देखो यहाँ पर ये अथवा में है तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना था तो इसमें देखो इसका हल कर लेंगे ठीक है कैसे करना है तो देखो इसका हल उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए तो ये हमारे पास पद्यांश है इसमें क्या करना है इसका संदर्भ लिखना है तो ये थी हमारी यही तो पद्यांश मिला था रानी में जानी ये अब अजानी महा ठीक है यहाँ तक ये आपको दिया था और देखो ये 2018 और 10 12 14 15 19 24 में पूछा गया क्वेश्चन है और 26 में अब की बार पूछ लिया तो आपके तो मजे ही आ गए अब यहाँ पर देखो इसमें करना क्या है इसका संदर्भ हमको लिखना है तो संदर्भ कैसे लिखते तो संदर्भ कहाँ से लिखते इसमें उपयुक्त गद्यांश में संदर्भ लिखिए तो इसका संदर्भ कैसे करते तो देखो इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं प्रस्तुत छंद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के ये अयोध्या कांड से उद्घृत है यह है हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में वन पथ पर शीर्ष वन पथ पर शीर्षक के अंतर्गत संकलित है इस तरीके से लिखा होगा 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल गए होंगे ठीक है मिल जाएंगे अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो रेखांकित अंश की यहाँ पर आप व्याख्या करोगे तो व्याख्या कैसे करनी थी आपको व्याख्या कैसे करनी थी तो व्याख्या का यहाँ पर ये रहा ठीक है व्याख्या आपको इसकी इस तरीके से करनी थी कि गांव की एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया है ठीक है मैंने समझ लिया है कि रानी के कई बड़ी अज्ञानी है और उनका हृदय तो पत्थर और ब्रज से भी कठोर है उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और केवल स्त्री के कहने पर इन्हें वन में भेज दिया ये तो इतनी लुभावनी और मूर्तियां हैं कि इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवित रहते होंगे ठीक है हे सखी ये तो आंखों में रहने योग्य है अर्थात सदैव दर्शनीय है तो फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया ठीक है इस तरीके से आपने अगर व्याख्या करी है इसकी तो आपको पूरे नंबर मिल चुके होंगे मिलने वाले हैं को पूरे नंबर 2 ठीक ये हो गया हमने ये भी कर लिया ये भी कर लिया अब ये है हमारा पद्यांश में ऐसे मनोहर मूर्ति एक किसके लिए प्रयुक्त है स्पष्ट कीजिए इसको कैसे हल करना था ठीक है तो इसका देखो हल कैसे करना है हमको इसका हल देखो यहाँ पर पद्यांश ये रहा है मनोहर मूर्ति ठीक है तो डे इसमें देखो ये रहा
इसमें किस तरीके से लिखना था पद्यांश में, ऐसी मनोहर मूर्ति ए राम लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त है, इसमें अनुप्रियास और उपमा अलंकार है। ठीक हो गया इसमें। देखो अब हमसे पूछा क्या था, केवल इतना पूछा था, प्रयुक्त अलंकार नहीं था। देखो यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लो, इसमें क्या है, इसमें स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर कोई अलंकार नहीं पूछा है, तो इसमें अलंकार आपने लिखा भी नहीं होगा, केवल इतना ही तो लिखा होगा। तो बस हो गया काम आपका, 6 नंबर आपके मिल चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, देख लेना आपने सही किया है या गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो हमारे पास ये 2 गद्यांश इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें आपको इसकी हिंदी लिखनी थी। तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मानव जीवन, ये जीवनाशय संस्करणा और संस्कृति। तो इसको देख लेते हैं, इसका आपने सही क्या है अनुवाद या नहीं, एक बार देख लेना। तो देखो ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसमें भी पहले देखो, पहले तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ भी लिखना था। तो संदर्भ कैसे लिखना, लिखा हुआ होगा आपने, किस तरीके से लिखा होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से, ये क्या है, संस्कृत खंड से लिया गया है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृत है। 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे, और 2 नंबर मिल गए, और 3 नंबर में ये आपका क्या करना होता है, इसमें अनुवाद करना होता है। तो इसमें यहाँ से देखो इसका अनुवाद कैसे करना था, कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मानव जीवन को ही संवारना संस्कृति है। और इससे क्या है, आगे देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें क्या लिखना था, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था, और उन्होंने हमारे जीवन, ठीक है, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया, वह सब ही हमारी संस्कृति है। ठीक है, ये इसका हिंदी में अनुवाद है। अगर आपने इस तरीके से ये करा है तो 3 नंबर यहाँ से मिल गए। टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 5 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, और जिन्होंने ये नहीं किया है और जिन्होंने ये वाला किया है, ठीक है, ये पद्यांश उन्होंने किया है, तो इसका भी अनुवाद देख लेते हैं किस तरीके से आपने सही क्या है या नहीं क्या है। एक बार इसको चेक जरूर कर लेना, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक अभी नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो। और जिन बच्चों के पास कोई और सेट है, ठीक है, इसका जैसे हमारे पास FE सेट है, आपके पास और कोई सेट है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप PDF, ठीक है, जिस तरीके से भी भेज सकते हैं, तो वहां पर PDF जरूर भेज देना, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो देखो अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये हो गया, इसमें से आपको एक करना था, तो एक हमने यहाँ पर बता दिया, बहुत ही आसान था। और देखो पहले चैप्टर से ही आपका पहला ही यहाँ पर ये गद्यांश था, बहुत ही आसान था। 5 नंबर यहाँ पर आपको इससे मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर में है, और श्लोक दिए गए हैं 2। ठीक है, तो इनका भी आपको अंदर ये इसमें अनुवाद करना है, और ये इसका संदर्भ लिखना था। ठीक है, तो इसका देखो, इसका संदर्भ कैसे लिखना था और इसकी आपको इसका अनुवाद कैसे करना था, तो ये आपका यहाँ पर है। देखो अगर आपके पास मॉडल है मास्टरमाइंड का, हमारे पास है, और ये आपका पेज नंबर 85 पर है। ठीक है, तो 85 पर ये रहा, 2008 में 23-24 में पूछा गया है, अब की बार 2026 में ये आ गया है। ठीक, ये आपका था। तो इसमें हमको इसमें क्या करना था, अनुवाद। तो ये देखो संदर्भ क्या था, तो ये इस चैप्टर से पूर्ववर्त, ठीक है, ये पूर्वत इस चैप्टर से आपका लिया गया है। अनुवाद किस तरीके से करना था, यक्ष अन्नों में उत्तम उत्तम अन्न क्या है, और धन में उत्तम धन क्या है। ठीक है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, और सुखों में उत्तम सुख क्या है। ये यहाँ पर क्या है था, इतना इसका अनुवाद है। ठीक है, बस इतना है, 2 लाइन का अनुवाद है। बस 3 नंबर यहाँ से मिले, 2 नंबर आपको संदर्भ के मिल गए मिल जाएंगे, 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आया था, और आप बहुत ही अच्छे नंबर से इस बार पास होने वाले हैं। ठीक है, कोई भी घबराओ मत। अब यहाँ से देखो कोकिल और यपा ये है, ठीक है, ये आपका स्कूल श्लोक है, तो इसका भी करते हैं।
अगर देखो जिन्होंने अथवा में ये वाला किया है, ठीक है, ये श्लोक का अनुवाद क्या है, तो इसमें देखो ये रहा, इसमें भी ये दोनों एक ही चैप्टर से हैं, पूर्वत, ठीक है, एक ही चैप्टर के ये आपके श्लोक हैं। और यहाँ पर देखो इसमें अनुवाद कैसे करना था, हे कोयल, इसमें कोयल के बारे में बात की गई है कि हे कोयल, जब तक बहरों से प्रयुक्त कोई आम्र वृक्ष विकसित हो, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन आए, व्यक्ति को बुरे दिन किसी प्रकार व्यतीत कर लेने चाहिए, ठीक है, इसमें ये बात की गई है। तो समझ गए होंगे किस तरीके से आपने क्या है, अगर आपने इस तरीके से इसका अनुवाद किया है तो 3 नंबर यहाँ से मिले और 2 नंबर यहाँ से, 5 नंबर आपको पक्के होने वाले हैं, ठीक है, 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। इन दोनों में से कोई एक करना था, हमने दोनों बता दिए हैं, जिन्होंने कोई एक किया है, ठीक है, तो आप कमेंट करके भी जरूर बताना आप के पास कौन सा सेट आया है, ठीक है, इस बार कौन सा सेट आया है, और आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है, तो उसका वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या करना था हमको, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक है, तो 5 है, स्पष्ट खंड के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न उत्तर देना था। अब देखो जी, ये इसमें अलग अलग टाइप से देखो जिले वाइज करने होते हैं, आपके जिले में कौन सा पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से ही करना था। तो इसमें से कोई एक करना था, हमारे यहाँ पर जो होता है वो होता है मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पृथ्वीराज सर्ग का ये कथानक लिखना था, और अथवा यहाँ पर ये करना था और किसी एक का करना था। तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर ये भामाशाह का ये चरित्रकन कीजिए, तो इसमें से ये करना था, और ये कितने नंबर का था आपका, 3 नंबर का था, ठीक है, तो समझ गए, इस तरीके से करते तो आपको पूरे नंबर 3 मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई अपने जिले के हिसाब से करना था, तो ये तो ठीक है, सभी को सॉल्व नहीं करवा सकते हम यहाँ पर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और सभी आसान है, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। देखो 3 नंबर तो मिलते हैं आपको किसके, जीवन परिचय लिखने के, और 2 नंबर मिलते हैं आपको रचना के, ठीक है, रचना लिखने की। तो टोटल 5 नंबर में आपका जीवन परिचय आता है, ठीक है, टोटल 5 नंबर में जीवन परिचय आता है। नेक्स्ट है ख, खंड ख में, क्वेश्चन नंबर 6 के खंड ख में क्या था, कवियों के जीवन परिचय लिखने थे। यहाँ पर क्या है, लेखक के, और यहाँ पर क्या है, कवि। तो कवि में कौन कौन से आए हैं, सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी और महादेवी वर्मा। तो देखो महादेवी वर्मा को तो फिक्स है, हर बार आता ही आता है, तो यहाँ पर से भी आपको 5 नंबर मिल गए होंगे। बहुत ही आसान है, ये तो हर किसी ने कर दिए होंगे। अब अपनी पाठ्य पुस्तक के खंड की ये संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो यहाँ पर देखो श्लोक लिखना था, तो देखो 2 नंबर का श्लोक आया है, और तो श्लोक तो हर किसी को याद ही होगा, ठीक है, काफी श्लोक है और 2-2 लाइन के ही श्लोक होते हैं, कोई ज्यादा बड़े भी नहीं होते, आपने लिख लिया होगा। और इसको तो हर कोई कर देता है, इस क्वेश्चन को तो हर कोई बच्चा कर देता है और 2 नंबर अपने पक्के कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना था, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री हेतु ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना था। तो प्रार्थना पत्र भी आपने लिख दिया होगा, ठीक है, तो खेल कूद के बारे में सामग्री, ठीक है, जैसे खेल कूद के सामग्री होती है, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसके लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, ठीक है, स्टंप चाहिए, इस तरीके से, ठीक। तो जिन खेल कूद के सामान के लिए यहाँ पर ये आपने प्रधानाचार्य को ये प्रार्थना पत्र आपको लिखना था, तो लिख दिया होगा, ठीक है, बना बना करके भी लिख दिया होगा, तो भी 4 में से 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी नहीं, इसमें अथवा में आता है,
ठीक है? अगर आपने ये भी नहीं किया है तो इसमें से कुछ होने ये क्या होगा, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखना है। ठीक है? यानी आपके पास नगर पालिका है, ठीक है? नगर पालिका होता है, तो वहाँ पर आपको उसको ये लिखना था यहाँ पर पत्र, ठीक है, साफ सफाई के बारे में, ठीक है, अपने मोहल्ले के बारे में बताना था कि यहाँ पर ये इस तरीके से साफ सफाई होनी है, तो उसको पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना था, तो ये भी आपका 4 नंबर का था, अथवा में कोई एक कर देना था। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, कर्म वीणा संस्कृति का है, ठीक है, तो इसमें से दो आपने कर दिए होंगे, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 200। ठीक है, 200। और कै नंबर का है, 7 नंबर का ये है। तो देखो, और आसान ही पूछे गए हैं, हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण और इसका कारण और बचाव बताइए, और नारी सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता, भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान पूछ लिए हैं। ठीक, तो ये तो आपने कर ही दिया होगा, किसी एक इसमें से कोई एक तो आपने कर दिया होगा। देखो, अक्सर ज्यादातर बच्चों ने ये क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण का कारण और बचाव, ये क्या हुआ होगा, या फिर इसमें ये क्या होगा कि भारत में आतंकवाद और समस्या और इसका समाधान। ठीक है, ये क्या हुआ, क्या होगा आप लोगों ने। तो आपको 7 नंबर यहाँ से मिल चुके हैं, बहुत ही आसान पेपर आया है इस बार, तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। इसी तरीके से आपके पेपर आगे भी यही होने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से हम सभी पेपर का आपको एनालिसिस करा देंगे।